करेंगे होडल की। होडल में हरियाणा कमन बॉर्डर पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने एक बस की चेकिंग की और चेकिंग के दौरान पाया कि आरटीओ नाम से बस की फर्जी रसीद पाई गई है, जिसको लेकर मंत्री ने आरटीओ फर्जी रसीद काटने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नेशनल हाईवे होडल के निकट कमन बॉर्डर पर रोजाना काटी जा रही थी इस तरह की रसीदें और होडल थाना पुलिस ने डिप्टी आरटीओ शिकायत पर फर्जी रसीद काटने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा कि पूरे देश में इस तरह का अभियान चलाया जाएगा और इस तरह के से जो सरकार को और ट्रांसपोर्ट को चूना लगाने वाले लोगों के खिलाफ इन कार्यवाही भी की जाएगी। होडल में भी ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है। होडल के निकट हरियाणा कमन बॉर्डर पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फर्जी रोड टैक्स की रसीद बनाने वालों का भंडाफोड़ किया है। ये मामला उस समय हुआ जब मंत्री मूलचंद शर्मा नेशनल हाईवे पर बसों की चेकिंग कर रहे थे। तभी यूपी से आने वाली बस की चेकिंग की गई तो बस चालक ने मंत्री के साथ आरटीओ को हरियाणा टैक्स की रसीद दिखाई तो आरटीओ ने जब उस रसीद को चेक किया तो वो फर्जी पाई गई। रसीद थी और बस कहाँ से आ रही थी और कहाँ के लिए जा रही थी? ये मथुरा से आ रही थी, दिल्ली साइड में जा रही थी। 1000 रुपये की रसीद थी। तो आरोपी को कार्रवाई करेंगे, पुलिस ने आगे कार्रवाई करनी जरूर है। अभी थोड़ा समय पहले मेरे पास असिस्टेंट आरटीओ राकेश कुमार परवल आए थे, जिन्होंने अपने लिखित कंप्लेंट मेरे को दी है कि आज वो बाबरी मोड़ पे चेकिंग कर रहे थे। तो चेकिंग के दौरान उन्होंने एक बस RJ05PA 3434 को रोक करके उसका हरियाणा टैक्स चेक किया। तो चेक करने पे बतलाया है कि भाई जो उसके पास हरियाणा रसीद टैक्स थी वो फर्जी थी। जिन्होंने उसको चेक करने के बाद में एक लिखित कंप्लेंट दी है। मंत्री जी, बाबल के बाद एक फिर फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है, क्या है सारा मामला? आज हमने जो रोड पर जो अभियान चलाया, जो अवैध बस है, कोई अवैध वाहन चल रहा है जो सरकार को चूना लगा रहे हैं, ये अभियान की हमने शुरुआत करी थी बॉर्डर से बॉर्डर तक। और जो बावल में फर्जीवाड़ा था, जो 2 नंबर की जो रसीद निकालते थे, जो आरटीओ के नाम से रसीद टैक्स करते थे, इस तरह का होडल में हमें मिला। उसने एक बस का 1000 रुपये का चालान काट कर जो 2 नंबर की रसीद बनाकर उसके हाथ में दी और सरकार में वो जमा नहीं करे। इस तरह के बहुत से फर्जीवाड़े पूरे हरियाणा में हम इस तरह का अभियान चलाएंगे। इस तरह की जो 2 नंबर की दुकानें जो ट्रांसपोर्टरों को जो चूना लगा रहे हैं, जो सरकार को चूना लगा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इस तरह पूरी जानकारी आरटीओ के तमाम अधिकारी अपने रोड पर रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। जनपद के मटौक थाना अंतर्गत सड़क हादसे में हुई 3 मौतें और पिकअप और ट्रक के बीच टक्कर हुई थी, जिस कारण से ये मौतें हुई हैं। एक ही परिवार के लोग इस पिकअप वैन में बैठे थे और पिकअप में ये लोग सवार होकर गांव जा रहे थे। जनपद के एक गांव में अंतिम संस्कार पर शामिल होने के लिए ये लोग आए थे। तभी मटौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रक ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण से सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसका जिला अस्पताल में तीनों लोगों को कानपुर के लिए गंभीर हालत में पहले तो रेफर किया गया था इलाज के लिए, लेकिन घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वहीं जिला अस्पताल से 3 लोगों को कानपुर के लिए गंभीर हालत होने पर उन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया और बाकी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव और राहत का काम शुरू कर दिया, जिन्हें जिले के मटौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये खबर आई कि पिकअप लोडर और ट्रक के बीच टक्कर के कारण 3 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि पिकअप पर बैठे लोग एक ही परिवार के थे, जो कि दिल्ली से होकर के जनपद जा रहे थे। वो लोग किसी के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। तभी एक ट्रक ने अनियंत्रित रफ्तार गति से पिकअप लोडर में ठोकर मार दी। ठोकर इतनी भयंकर थी कि पिकअप लोडर के परखच्चे तक उड़ गए, जहां इस घटना में 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। हालांकि पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य शुरू किया गया।
घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल ने उन्हें आगे कानपुर के लिए रेफर कर दिया। मटौल में एक लोडर का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 7 लोगों के घायल हुए, जिससे 3 लोगों को रेफर कर दिया गया है वहाँ कानपुर के लिए और 5 लोग अभी गंभीर आदमी हैं जिनका इलाज रखवाना में चल रहा है और 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। और पिकअप में एक्सीडेंट होने की वजह से 3 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 3 गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उन्हें कानपुर रेफर किया गया। उक्त पिकअप में एक ही परिवार के सभी लोग सवार थे और ये अपने किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाने पर अपने गांव जा रहे थे। मौके पर जो है ट्रक चालक और ट्रक को पकड़ लिया गया है। चलिए खबरों में बात करेंगे फरीदाबाद की। 7 अगस्त से हड़ताल पर बैठी आशा वर्करों ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान उनके प्रदर्शन में पीटीआई टीचर और सफाई कर्मचारी भी शामिल हुए। करीब 19 दिन से आशा वर्कर लगातार धरने पर बैठी हैं और आशा वर्करों ने कहा है कि उन्होंने विधानसभा घेराव की बात कही थी, लेकिन अब सीएम समेत कई विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। आशा वर्करों के मुताबिक सरकार दबाव में है, लेकिन उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं। नारेबाजी करती दिखाई दे रही ये महिलाएं दरअसल आशा वर्कर हैं, जो 7 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगा रही है। आशा वर्करों की मांग है कि उन्हें हेल्थ वर्कर का दर्जा देकर परमानेंट कर्मचारी नियुक्त किया जाए और अब उन्हें स्थायी कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये दिया जाए। आशा वर्करों की मांग है कि कोविड-19 की ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने पर अस्पताल में ही इलाज मुहैया कराया जाए। आशा वर्करों के मुताबिक एक तरफ जहां सरकार डॉक्टरों को डबल सैलरी दे रही है, वहीं उन्हें मात्र 4,000 में ड्यूटी के बोझ के तले दबाया जा रहा है। उनकी मांग है कि सरकार को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। आशाओं की जो मांगे हैं उन्हें अनदेखी कर रही है। आशाओं ने इस कोरोना की महामारी में सबसे फ्रंट लाइन पर काम किया है, जबकि एक तरफ तो हमारे जो भी सरकार है वो ये कह रही है कि स्वास्थ्य जो भी अधिकारी हैं कोरोना में लगे हुए हैं उन्हें 50 लाख का कवरेज बीमा दिया जाएगा, उनकी तनख्वाह को डबल किया गया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की नहीं है? वो भी तो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी मानते हैं उन्हें। फिर उनका जो जोखिम भत्ता बनता है उन्हें वो भी नहीं दिया जा रहा, जो मंथली मानदेय है वो भी टाइम से नहीं मिल रहा है। डबल तनख्वाह की तो बात ही छोड़ो। तो ऐसे जो दोहरे मापदंड सरकार क्यों चल रही है आशाओं के प्रति? को स्थायी किया जाए। हमारा जो कोविड का जोखिम भत्ता 4,000 वो दिया जाए। 50% हमारे इंसेंटिव के काटे जा रहे हैं, वो लागू किए जाए। लगातार धरना प्रदर्शन 19 दिन हो गए आप लोग को। हाँ जी। सुनवाई हुई है कहीं? अभी कोई सुनवाई नहीं है, अभी कोई ठोस आश्वासन नहीं है। सरकार कुछ देने के मूड में नहीं है। विधानसभा के घेराव का हमने 2-3 दिन पहले से ही वहाँ अम्बाला जब आशा वर्करें गई थी, 5 जिले इकट्ठे हुए थे अनिल विज जी के स्थान पर, तो जब भी वहीं से अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब विधानसभा का घेराव होगा। उसके डर से आज रिपोर्ट आ रही है कि विधानसभा स्थगित भी हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और अभी न्यूज़ हमें मिली है कि जो 7 विधायक हैं इसके एमएलए हैं वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये स्थगित भी की जा सकती है। इसको एक तरह का हम डर भी मान सकते हैं कि सरकार शहर की सड़कें चलने लायक नहीं रह गई हैं, कहीं डामर गायब हो गए हैं तो कहीं मिट्टी बाहर झांक रही है। सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। बारिश का पानी भरने से कहीं गड्ढे तो कहीं जलाशय से नजर आने लगे हैं। बारिश के दिनों में तो इन सड़कों से गुजरना किसी जोखिम से कम नहीं। ये खुशियों की दीवार के संचालक व सामाजिक कार्यकर्ता संजय रामफल ने सड़कों में गड्ढे भरते हुए कही हैं ये सारी बातें। उन्होंने कहा कि खास तौर पर गांव कस्बों को जाने वाली सड़कों का तो और भी बुरा हाल है। पूरे जिले में सिर्फ हाईवे को छोड़ दिया जाए तो शायद ही ऐसी कोई सड़क होगी जहां वाहन फर्राटा भरते हों। शहर की सड़कों का हाल तो ये है कि चाहे भीतर की रोड हो या मुख्य संपर्क मार्ग, किसी में गड्ढे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जब बारिश का मौसम है तो इन जर्जर सड़कों का सफर और भी कष्टकारी हो जाता है। शहर वासियों की माने तो नाते रिश्तेदारों का आना जाना लगभग बंद सा हो गया है। शादी ब्याह किसी मुसीबत से नहीं कम और स्टेशन की तो सोचकर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। कुल मिलाकर
शहर तक जाना बरसात में लाखों चने चबाने के बराबर है। हुई है जिसके कारण पानी भी बढ़ जाता है, लंबा समय जाम भी लग जाता है। इसके बारे में क्या पीडब्ल्यूडी विभाग को क्या संदेश दिया गया? सड़क का जो मैंने बताया, सड़क की रिपेयर का कार्य तो अगर गड्ढे हैं तो भरने का काम हम जल्दी करते हैं, लेकिन अगर उस पर तारकोल बिछा करके सड़क बनाई जानी है वो केवल तभी संभव हो पाता है जब एक बार बरसात रुक जाए। अन्यथा क्या होगा कि आज हम उसको ठीक करेंगे, कल बरसात अगर आ जाती है फिर वो ख़राब होने की कगार पर हो जाएगी। पानी अगर उस पर लगेगा, बरसात का अगर उतरता है पानी, तो जो उस पर राशि लगेगी सड़क को ठीक करने में व्यर्थ जाती है। चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। आजकल शहरों में पार्कों में सौंदर्यकरण के नाम पर सरकार द्वारा अनेकों दावे की घोषणाएं की जाती हैं ताकि पार्कों से शहरवासियों और कॉलोनी वासियों को घरों से बाहर ही कुछ एक जगह में ही सैर करने और समय व्यतीत करने का मौका मिल सके। लेकिन भवानी खेड़ा की कॉलोनी के पार्कों की हालत देखिए। ये तस्वीरों को जो आप देख रहे हैं, ये स्थानीय निवासियों की इन पार्कों की बदहाली से होने वाली परेशानियों को भी समझिए। पार्कों में आवारागर्द द्वारा जाम छलकाने से महिलाएं भी अनहोनी के डर के साए में हैं। उनका तो पार्कों में सैर करना आवारा पशुओं और सट्टेबाजों के प्रवेश के कारण केवल एक सपना बना हुआ है। सुविधा के दावे भी पुराने हो चले हैं। स्थानीय निवासी भी बदहाली की समस्या को लेकर जगह जगह चक्कर काट रहे हैं और समाधान को विभागीय अधिकारियों से भी इस बारे में गुहार लगा चुके हैं, पर ये समस्या ज्यों की त्यों बनी है। भवानी खेड़ा के कॉलोनी में पार्कों की हालत इतनी बदहाल हो चुकी है कि औरतें बच्चों की जगह उनमें पशुओं ने शरण ली हुई है। और बच्चों को शाम को वॉकिंग करने जाओ तो डर लगता है यहाँ पर भाई आगे कोई दुर्घटना ना हो जाए। बस तो आए जब से देख रहे हैं, 4-5 साल हो गए यहाँ पर आए हैं जब से। शिकायतें की हैं बहुत, सीएम विंडो पे भी डाला है कई चीज़ें, तो सीवर लाइन का, पाइप लाइन का सीएम विंडो पे में जाओ तो बोलते हैं कि नगर पालिका में चला गया, और नगर पालिका में जाओ तो उड्डा नहीं है, यही बोलते हैं लोग। मकान बनाने लगे हैं, जैसा कि आपने देखा सीवर की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। स्ट्रीट लाइट और आवारागर्दी किस्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर शाम को, क्योंकि एकांत माहौल देख के वहाँ पर ड्रिंक वगैरह करते हैं। सीवर लाइन है, उसकी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, सीवरेज ब्लॉकेज है, इतनी गंदगी वहाँ पे फैल जाती है। 1-2 बार निजी रूप से हमने बुला के किसी स्वीपर को कुछ पैसे दे के भाई इनको सफाई कर दो, दिहाड़ी पे बुला के, तो थोड़ा बहुत पानी आगे सरक जाता है। नहीं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सीवरेज का इतना ज़बरदस्त बुरा हाल है कि ओवरफ्लो है वो इससे ग्रसित होते हैं। रोड देख, जो बच्चे हैं, युवा हैं या और यहाँ से आने जाने वाले हैं, वो इतनी बाइक स्पीड से चलाते हैं कि कहीं कोई ब्रेकर नहीं, और इसको आम रास्ता बना दिया गया है। पार्कों में स्टंटबाजी की जाती है। पार्कों का तो हाल ऐसा हो गया है। चलिए खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बांदा-की जनपद में बढ़ रहे मोबाइल नेटवर्किंग व फेक फोन कॉल के जरिए साइबर क्राइम को नियंत्रित करने के लिए जनपद में साइबर थाने का उद्घाटन किया गया। इस थाने के माध्यम से जनपद में हो रही साइबर क्राइम से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और साथ ही साइबर क्राइम का शिकार होने वाले पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही भी की जाएगी। साइबर थाने में 1 लाख से ऊपर के पीड़ित की मदद की जाएगी और साथ ही साथ मुकदमा भी लिखा जाएगा। साइबर क्राइम से संबंधित निस्तारण के लिए एक न्यायालय भी चिन्हित किया जाएगा। उच्च न्यायालय के माध्यम से इन मुकदमों में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद का है, जहां पर चित्रकूट धाम मंडल परिसर बांदा के पुलिस महानिरीक्षक के सत्यनारायण के द्वारा जनपद के पुलिस लाइन परिसर के अंदर साइबर थाने का उद्घाटन किया गया है। साइबर थाना बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से जनपद में मोबाइल नेटवर्किंग में फेक कॉल के जरिए लोगों को बरगला कर उनके अकाउंट से मोटी धनराशि निकालने का काम किया जाता है, इसी तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए इस साइबर थाने का निर्माण कराया गया है। आज बांदा पुलिस लाइन में साइबर थाना का उद्घाटन किया गया है और साइबर थाना में जो सारा सुविधाएं हैं, जैसा 2 कंप्यूटर और प्रिंटर और पर्याप्त स्टाफ भी दिया गया और यह पूरा रेंज का जितने साइबर से रिलेटेड जो अपराध होंगे वो सारे अपराध को यहाँ पंजीकृत किया जाएगा। 1 लाख से ऊपर का जो भी अपराध होता है, जो
ये पैन कार्ड को यूज करके जो धोखाधड़ी करते हैं या अकाउंट पर धोखाधड़ी करते हैं या कोई सेलफोन के जरिए कोई इस तरीके से जो धोखाधड़ी करते हैं, इस टाइप के जो साइबर क्राइम जो भी है वो सारे साइबर क्राइम का जो घटनाएं हैं 1 लाख से ऊपर वाला जो इसमें अपराध जो शामिल होंगे वो सबका अपराध का यहाँ पंजीकृत होगा। आज पहले मुकदमा भी यहाँ पंजीकृत हुआ है, वो 1,35,000 का वो धोखाधड़ी किया गया है। तो उनका बैंक अकाउंट से पैसा निकालने वाला जो एक घटना है तो उसका पंजीकरण आज कर दिया गया। तो आज से ये हमारा जो साइबर थाना आज से लागू होगा। इसके लिए एक न्यायालय भी चिन्हित किया गया है,